देखिए बेसिक्स ऑफ मैथ वाली जो सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे उसका आज नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है। ये फोर्थ पार्ट है। हालांकि ये भी बेसिक्स हैं लेकिन इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस पर्टिकुलर पार्ट की अगर मैं बात करूंगा तो ये भी अपने आप में बेसिक इसीलिए है क्योंकि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कभी भी रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वहाँ पर स्टेटमेंट हो जाती है। तो स्टेटमेंट समझना आपके लिए मुश्किल बन जाता है। वहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, क्या कंसेप्ट होगा, वो अलग बात है। लेकिन क्वेश्चन की जो बेसिक स्टेटमेंट है उसे कैसे सॉल्व करा जाए, या कभी बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन बड़ा होता है, वो देख के ही हम छोड़ देते हैं। तो स्टेटमेंट के बेसिक्स जो है वो मैं आपको तैयार करवाने जा रहा हूँ। आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक रहने वाला है। जो बेस होता है ना स्टेटमेंट का, वो आज आपको कवर करवाया जाएगा। ये क्वेश्चंस कुछ आपके सामने स्क्रीन में पहले से ही लिखे हुए हैं, इन्हें मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ये जीरो लेवल के क्वेश्चन हैं, मतलब जो फोर्थ फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड में आप स्टेटमेंट करना स्टार्ट करते हो वही स्टेटमेंट में आपको सिखा रहा हूँ। इसी के कंसेप्ट जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आएगा, जब आप किसी अच्छे लेवल के क्वेश्चन को करोगे तो वहां पे कैसे इनकी जरूरत पड़ेगी। जो माइन्यूट से बेसिक से कंसेप्ट आपको बताऊंगा वो समझते जाना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के भी बता रहा हूँ। इन अ प्लांटेशन देर आर 12 रोज ऑफ मैंगो ट्रीज। इफ इन ईच रो देर आर 10 ट्रीज, हाउ मैनी मैंगो ट्रीज इन प्लांटेशन। अब ये बिल्कुल बेसिक लेवल का, पहले ही बोलना चाहूंगा जिसके बेसिक्स क्लियर हैं वो वीडियो को स्किप करके जा सकता है। टाइम वेस्ट होने वाली बात है, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ उनके जो बेसिक क्लियर करने हैं। अब जिनको बेसिक क्लियर करने, एक बार स्टेटमेंट आपने पढ़ ली, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्या आप इसका आंसर बता सकते हो, मैं भी साथ में करवाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है, देखो इन अ प्लांटेशन। यहाँ पे कोई इतना कंसेप्ट एग्जाम में आपके काम आने नहीं वाला है। देर आर 12 रोज ऑफ मैंगो ट्रीज। रोज एक नया वर्ड सामने आ गया, हो सकता है आपने कभी ना सुनो, कभी सुना भी हो। तो दो तरह के वर्ड आपके सामने होते हैं इस कैटेगरी में, एक होता है रो और एक होता है कॉलम। रो क्या होता है, जब हमें किसी भी चीज को इस तरह से अरेंज करना हो, जैसे एक को यहाँ जैसे चेयर्स अरेंज करनी है, पहली चेयर यहाँ पे, दूसरी चेयर, तीसरी चेयर, चौथी चेयर ये आ गई, तो ये एक रो है। पहली रो में 4 चेयर सेट की है, तो दूसरी वाली रो है उसमें मैंने 3 ही चेयर सेट करी है, समझ गए हो। अब तीसरी वाली रो आएगी, इसमें हो सकता है मैं 5 चेयर सेट कर दूं। जो इस तरीके से जा रहा है इसको बोलेंगे रो, समझ गए हो। अब कॉलम क्या होता है, कॉलम होता है ऐसे वाला। जैसे अगर मैं पहले बात करूं कि पहले कॉलम में मेरे पास ये 1 2 3 4 5 चेयर हैं, जब दूसरे कॉलम की तरफ आया हूं, एक और दो, दो हमारे पास चेयर हैं। तीसरे कॉलम में 1 2 3 चेयर हैं, ये है कॉलम। तो मतलब जो इस तरीके से हॉरिजेंटल लाइन जा रही है उसको रो बोलेंगे, जो इस तरीके से वर्टिकल लाइन आएगी इसे हम कॉलम कहेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है एक प्लांटेशन है, खेत मान के चल लो। देर आर 12 रोज ऑफ मैंगो ट्रीज, 12 रो है मैंगो की, यानी कि इस तरह से 1 2 3 4 5 6 करते करते 12 इस तरह की रो है। किसकी रो है, उसमें मैंगो के ट्री लगे हुए हैं। क्लियर हो गया। पहली रो में भी मैंगो ट्री, दूसरी में मैंगो ट्री, तीसरी मैंगो ट्री, ऐसे कहा गया। इफ इन ईच रो, अगर हर एक रो में, चाहे वो पहली हो चाहे दूसरी, ईच का मतलब हर, अगर हर एक रो में देर आर 10 ट्रीज, हर एक रो में 10 10 पेड़ आपको अगर देखने को मिल रहे हैं, तो बताओ पूरे खेत में, पूरे प्लांटेशन में कितने ट्रीज होंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर है। टोटल पूरे खेत में कितनी रो हैं, 12 रोज है ना। तो आपने साइड में कहीं पर भी लिख दिया कि जो हमारे पास पूरा प्लांटेशन है, टोटल रोज कितनी है, टोटल 12 रोज है, ये उसने हमें दिया हुआ है। उसके बाद वो बोलता भी है कि ईच रो, मतलब ईच रो मतलब हर एक रो, यानी कि एक रो की बात करें, जैसा एक रो है वैसे बाकी सभी रो भी होंगी। इन ईच रो, अगर हर एक रो में देर आर 10 ट्रीज, 1 रो इक्वल टू 10 ट्रीज में बोल सकता हूँ, क्योंकि कहा जा रहा है कि हर एक रो में कितने पेड़ हैं, हर एक रो में यहाँ पे 10 पेड़ देखने को मिल रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक रो जो है वो 10 पेड़ों के बराबर है। कह सकते हो, क्योंकि हर एक रो में 10 पेड़ है तो एक रो 10 पेड़ों के बराबर हो गई। तो मुझे बताओ कितने मैंगो ट्री होंगे पूरे खेत में। अब याद रखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है आपको एक यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पे यूनिट क्या है, रो। तो एक रो की आपको वैल्यू पता है, एक रो की वैल्यू है 10 ट्रीज। तो पूरे खेत में कितनी रोज हैं, 12 रोज हैं, है ना। तो अगर एक रो में 10 पेड़ हैं तो 12 रो में कितने पेड़ हो जाएंगे, 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या होता है, मैंने आपको बोला कि 1 रो जो है वो किसके बराबर है, 10 ट्रीज के बराबर है।
ये कंसेप्ट मैंने आपको बोल दिया कि एक रो जो है, ये कंसेप्ट मैंने आपको बोल दिया कि एक रो जो है वो 10 ट्रीज के बराबर है। अब यहाँ पर आ रहा है कि 12 जो रोज होंगी वो किसके बराबर होंगी। कंसेप्ट क्लियर होता है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब यहाँ पर आपने देखा एक रो जो है वो 10 ट्रीज के बराबर था, मैंने लिख दिया एक रो जो है वो 10 ट्रीज के बराबर है। तो इस रो को मुझे 12 बनाना है, तो मुझे 1 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 ही बन जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करा है तो दूसरी तरफ भी मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना था। तो ये कंसेप्ट मेरे पास आ गया है। 12 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। किसी तरह का डाउट वगैरह आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन ये था। हालांकि जो कंसेप्ट क्लियर वो बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन बेसिक समझा रहा हूँ। बेसिक क्या था कि 12 रोज हैं, हमने लिख दिया टोटल 12 रोज हैं। फिर उसने कहा कि हर एक रो में 10 ट्री हैं, तो मैंने बोल दिया एक रो जो है वो 10 ट्री के बराबर है। अब पूरे प्लांटेशन में तो 12 रोज थी, अगर एक रो 10 ट्री के बराबर है तो 12 रो किसके बराबर होगा, एक का वैल्यू पता होगा ना, तो बाकी मल्टीप्लाई कर देना है। एक रो 10 के बराबर तो 12 रो, 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 जो भी आंसर आ रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया, किसी तरह का डाउट यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट है इस क्वेश्चन में भी तो भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, अभी और क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्लियर होता जाएगा। लेकिन आपका मेन पॉइंट ये रहने वाला है, देखो इस यूट्यूब चैनल पर आपको इतना बेसिक लेवल क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये कोई वो क्लास है नहीं, आपकी 4th-5th क्लास है जो आपको 4th-5th क्लास में मैथ करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। पर्पस ये है कि जब हम स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल की क्वेश्चंस कवर करना स्टार्ट करेंगे, उस टाइम पीरियड पर मुझे ये कंसेप्ट ना समझाने पड़े, इसमें टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि जब मैं वहां पर छोटा कंसेप्ट और समझाऊंगा वो वीडियोस बड़ी होती जाएंगी, एक वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन हम कवर नहीं कर पाएंगे। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन सुन लो, अगर इसको समझ नहीं आ रहा अपने आंसर ट्राई करना। देयर आर 18 रोज इन अ बस। कितनी रो हैं एक बस में, 18 रो हैं। जैसे वहां पे कहा था प्लांटेशन है, वहां पे टोटल 12 रो हैं, हमें इस बार बोल दिया 18 रोज इन अ बस, एक बस है उसमें 18 रोज हैं। क्लियर हो गया। 5 पैसेंजर्स कैन सिट इन ईच रो। हर एक रो में टोटल कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं, टोटल 5 पैसेंजर जो हैं हर एक रो में बैठ सकते हैं। हाउ मैनी पैसेंजर्स कैन सिट इन द बस। तो बताओ पूरी बस में कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है हाउ मैनी सच पैसेंजर्स कैन सिट इन 3 सच बसेस। तो इस तरह के अगर 3 बस आ जाएंगे तो कितने पैसेंजर उसमें बैठ सकेंगे। आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसी की तरह है। स्टेटमेंट समझो कैसे कवर कर रहे हैं। देखो कहा जा रहा है देयर आर 18 रोज इन ए बस। बस में कितनी रोज हैं, टोटल मुझे समझ आ गया, टोटल 18 रोज हैं, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है, उसने खुद ही कहा हुआ है। फिर वो कहता है 5 पैसेंजर्स कैन सिट इन ईच रो। ईच रो मतलब हर एक रो, जैसी एक रो वैसे बाकी सब रो। तो उसने कह दिया कि एक रो में कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं, टोटल 5 पैसेंजर बैठ सकते हैं। एक रो जो है वो 5 पैसेंजर के बराबर है। तो बताओ पूरी बस में कितने बैठ सकते हैं। तो पूरी बस में 18 रो हैं, अगर एक रो में 5 पैसेंजर बैठ सकते हैं तो 18 रो में कितने बैठेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 18 से। कंसेप्ट समझ आ गया। मुझे एक की वैल्यू पता थी कि एक रो इसके बराबर है, अब वो चाहे 18 बोले, 20, 25, 30 जो मर्जी बोले, मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो वही काम मैंने यहाँ पर किया। एक रो अगर 5 पैसेंजर के बराबर है तो पूरी बस में तो 18 रो हैं, तो 18 रो किसके बराबर हो जाएगा, 5 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। अब जिसको मल्टीप्लिकेशन में डिफिकल्टी आती है वो रफ कैलकुलेशन कैसे कर सकता है। आपको 5 को 10 से पता है, 5 को 10 से किया 50 आता है, आपने दिमाग में 50 रख दिया, लेकिन 10 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, 8 अभी भी बच गया था, तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई करो 40 बन जाता है, तो इन दोनों को ऐड कर दो 90 बन जाता है। ये इजी था, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको टाइम बचाना है, दिमाग में ही कैलकुलेशन करनी है, तो ये भी एक तरीका है करने का। 5 को 18 से मल्टीप्लाई करना था, डिफिकल्ट अगर लग रहा था तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 50, फिर 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो 40, 50 और 40 90 बन जाएंगे। क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। ये हो गया एक बस की। अगर हम बात करेंगे एक बस में जो है वो 90 पैसेंजर बैठ सकते हैं। क्लियर हो गया। तो उसने कहा हाउ मेनी सच पैसेंजर्स कैन सिट इन 3 सच बसेस। अगर 3 इस तरह की बस आ जाएंगे तो उन 3 बसेस में कितने पैसेंजर बैठेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 3 बस में कितने बैठ सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि आपको एक यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपको बोला था कि 18 रो में कितने बैठ सकते हैं, आपको एक रो की वैल्यू पता होनी चाहिए थी। अब आपसे पूछ रहे कि 3 बस में कितने बैठ सकते हैं, तो यहाँ पर एक यूनिट क्या हो जाएगी, मतलब एक बस में कितने बैठ सकते हैं आपको वो पता होना चाहिए।
तो एक बस में अभी आपने कैलकुलेट किया कि एक बस में 90 पैसेंजर बैठ सकते हैं। अब आपसे जो मर्जी पूछ ले, उसने कहा 3 बस में कितने बैठ सकते हैं, तो हम 3 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, 270 पैसेंजर। 270 पैसेंजर्स हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर किसी तरह की मिस्टेक आपको नहीं हो रही होगी, उम्मीद करता हूँ। तो कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, और लाइट का थोड़ा सा इशू भी हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप मैनेज करोगे, क्योंकि मैंने चेक करा है, व्हाइट बोर्ड में सब कुछ दिख रहा है। और मैं थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिखूंगा ताकि आपको किसी और तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। उससे पहले मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ये जो डस्टर भी यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, एक बार आप अपने आंसर ट्राई कर लो। यहाँ पर कहा हुआ है 1 पेन कॉस्ट ₹8। हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ 48 पेन्स। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखो ये तो सभी क्वेश्चन से मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, इसके पीछे का कंसेप्ट सिंपल मैं आपको ऐसे क्यों करवा रहा हूँ। इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो बेसिक स्टेटमेंट होती है, वो बेसिक स्टेटमेंट आप समझ सको। दूसरा, जो एक यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, इस एक यूनिट का कंसेप्ट भी आप सीख सको, क्योंकि जो ये एक यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो बड़े बड़े एग्जाम की बात करेंगे वहां पे क्वेश्चंस बनते हैं, एंड जो एक यूनिट का कंसेप्ट है वही काम आ जाता है, तो वहां पर कंफ्यूजन होती है। इसीलिए इन क्वेश्चंस के साथ मैंने एक यूनिट वाले कंसेप्ट को भी ऐड किया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम वही कह रहा है कि एक पेन की कीमत कितनी है, 8 रुपए। एक पेन की कीमत कितनी है, 8 रुपए। नो प्रॉब्लम, एक पेन जो है वो 8 रुपए का है। फिर कहता है बताओ हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ 48 पेन्स। तो 48 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, मैंने आपको कहा था एक यूनिट का पता होना चाहिए। 48 पेन का आपसे पूछा है, तो एक पेन का पता होना चाहिए था। एक पेन का अगर 8 है तो 48 का कितना हो जाएगा, 48 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये भी वही तरीका है, एक तो बेसिक भी कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, 8 को आप मल्टीप्लाई करो 40 से तो आपको 320 आ जाएगा, है ना। फिर 8 को मल्टीप्लाई करो 8 से 64 आ जाएगा, तो 320 और 64 384 हो जाएगा। आपने दिमाग में कैलकुलेशन कर लेनी है। वैसे 8 को 480 से मल्टीप्लाई करना होता है, 408 से मल्टीप्लाई करना होता, आप ऐसा ही तरीका वहां पर यूज कर सकते थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना पेन को यूज करे आप कैसे कैलकुलेशन करोगे यहाँ पर, ठीक है। 8 को 48 से मल्टीप्लाई करना, पहले 8 को 40 से मल्टीप्लाई कर लिया, वो तो आसान है। फिर जो 8 बच गया था उस 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, बाद दोनों को ऐड कर देना है। प्रैक्टिस करोगे बड़े आसानी से क्वेश्चन कवर कर लोगे। हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है इफ अ बैग ऑफ राइस। देखो पहले 3 वीडियोस और अपलोड हो चुकी हैं, वो भी बेसिक कंसेप्ट वाली हैं, वो भी जाके आपको देखनी है। टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, वो भी आपको ज्वाइन कर लेना। वहां पे अभी तो कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, बाद में जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलते जाएंगे, प्रैक्टिस भी करते जाना, तो आज से ही वो ज्वाइन कर लो। और जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से इंस्टाग्राम भी है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, जिस यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो जेके लेटेस्ट इन्फो, इसी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वहां पे जाकर भी फॉलो कर लो। रील्स की फॉर्म में इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करता हूँ। इफ ए बैग ऑफ राइस कॉस्ट ₹325, एक बैग है राइस का, उसकी कीमत कितनी, 325 रुपए। एक बैग जो है उसकी कीमत कितनी है, 325 रुपए उसकी कीमत है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है हाउ मच विल 3 बैग्स कॉस्ट। 3 बैगों की कीमत कितनी हो जाएगी, एक बैग की कीमत 325 है, 3 बैग्स की बात कर जा रहा है, तो एक यूनिट का पता है ना। 3 में क्या प्रॉब्लम होगी, 325 को मल्टीप्लाई करो 3 से। अब ये कैसे मल्टीप्लाई करोगे, बिना कैलकुलेशन बिना पेन वगैरह यूज करे। 3 को पहले आप 300 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 900। फिर 3 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 75। 900 और 75 ऐड करोगे 975 आंसर आ जाएगा। किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी, ये तरीका है। जिनको 300 से मल्टीप्लाई करना आसान है, तो जो 25 बच गया था उससे भी मल्टीप्लाई कर ले, फिर बाद में ऐड कर दिया। देखो ये इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ इसमें किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी, ये आपको मजा भी आ रहा होगा अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। और अगर कंसेप्ट आपको पहले से क्लियर थे तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये आपके लिए एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हो टाइम वेस्ट हो गया आपका। आगे बढ़ना चाहूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। कहा जा रहा है रितिका's फादर मेड 30 कैंडल्स। रितिका के फादर ने 30 कैंडल्स बनाई। ही आस्क्ड रितिका टू पैक द कैंडल्स इन पैकेट ऑफ 5। हाउ मेनी पैकेट्स विल रितिका मेड। अब ये देखो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये हो सकता है थोड़ा पे काम आ जाए, जिसके कंसेप्ट क्लियर है उसके भी हो सकता है क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह होगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। रितिका के फादर जो है वो 30 कैंडल बनाते हैं। वो कहते हैं कि रितिका को कैंडल इस तरह से पैक करनी है कि मतलब एक पैकेट में 5 कैंडल आनी चाहिए, तो टोटल कितने पैकेट बनेंगे। देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप अपना कंसेप्ट लगाओगे दिमाग से तो वैसे इसका आंसर निकाल दोगे।
लेकिन बड़ा नंबर आ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, मैं उसका तरीका बता रहा हूँ, कंसेप्ट क्या है, कैसे करना होता है। आप कॉमन सेंस नहीं लगा रहे, आप स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हो, वो कैसे करनी है। रितिका के फादर ने कितनी कैंडल बनाई, टोटल कैंडल कितनी बनी है, 30 कैंडल्स बनी है। टोटल कैंडल कितनी बनी है, टोटल 30 कैंडल्स बनी है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर आगे बोलते हैं ही आस्क्ड रितिका टू पैक द कैंडल्स इन ए पैकेट ऑफ 5। ठीक है, एक पैकेट में कितनी कैंडल आनी चाहिए, एक पैकेट में जो है वो 5 कैंडल आनी चाहिए। ये उसके बाप ने कहा, रितिका के फादर ने कहा ना कि टू पैक द कैंडल्स इन पैकेट ऑफ 5, एक पैकेट में 5 कैंडल आने चाहिए। और लास्ट में पूछा है हाउ मैनी पैकेट्स, कितने पैकेट्स बनाएगी रितिका। कंसेप्ट क्लियर हो गया, रितिका टोटल कितने पैकेट बनाएगी। अब यहाँ पर देखो दो तरीके बता रहा हूँ, लेकिन जो दूसरा तरीका होगा वो यूज कर लेना। एक तो आपको पता है 5 कैंडल है, एक पैकेट 5 कैंडल के बराबर है, आपको 30 कैंडल चाहिए, टोटल 30 कैंडल भरनी है ना, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 30 बनेगा, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 30 बनेगा। अगर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करा है तो इस तरफ भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे पैकेट था, यहाँ पे कैंडल था, 6 पैकेट इक्वल टू 30 कैंडल, यानी कि हमारे पास 6 पैकेट लगेंगे 30 कैंडल बनाने के लिए। एक तो ये कंसेप्ट होगा शॉर्ट वाला, लेकिन मैं आपको जो कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ वो है यूनिट डिजिट वाला, उसको फिलहाल लेके चलो, क्योंकि जो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है वो आपका हर जगह काम आने वाला है। देखो कहा गया कि टोटल 30 कैंडल हैं, एक पैकेट में 5 कैंडल आनी चाहिए। तो आपको है क्या कि आपको 30 कैंडल के बारे में पता करना है कि 30 कैंडल कितने पैकेट में आएंगे। मैंने आपको कहा ना यूनिट डिजिटल कंसेप्ट पता होना चाहिए। 30 कैंडल के बारे में पता करना है तो पहले एक कैंडल, अब जब 30 कैंडल है तो इसमें एक यूनिट क्या होगी, इसमें एक यूनिट होगी एक कैंडल। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे जो 1/5 ऐसे हो जाएगा इक्वल टू 1 कैंडल, है ना। आपको मैंने कहा था जब भी कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ डिवाइड में आ जाता है, तो ये जो 5 है यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। इसका मतलब 1/5 पैकेट इक्वल टू 1 कैंडल हो जाएगा। अब 1 कैंडल का मतलब मुझे पता है ये होता है 30 कैंडल का मतलब कितना हो जाएगा, ये जो नंबर मेरे पास है 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/5 इंटू 30 करूंगा तो 6 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ यूनिट डिजिट का ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी में कवर करवाऊंगा, थोड़ा जल्दी हो रही है यहाँ पर। एक नंबर आपके पास 407856 कार्ड है, उसमें ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। आपको कहा कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर कौन सा, जब हम इसको यूज करके बना सकते हैं। अगर सबसे छोटा नंबर बनाना है, सबसे छोटा नंबर लिखो 0, उसके बाद क्या लिखोगे 4, फिर लिखोगे 5 6 7 8। ये होगा सबसे छोटा नंबर जो बन सकता है। छोटे छोटे नंबर लिखना स्टार्ट करो। सबसे बड़ा नंबर कौन सा बन सकता है, सबसे बड़ा नंबर पहले लिख दो 8, फिर 7 6 5 4 0। ये सबसे छोटा नंबर होगा, ये सबसे बड़ा नंबर होगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये आपको समझ आएगा। उसके बाद कहा गया फाइंड आउट द सम एंड डिफरेंस ऑफ दिस, इन दोनों का सम भी निकालो डिफरेंस भी निकालो। ये आपको होम टास्क दे रहा हूँ, इन दोनों का सम और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस मतलब माइनस करना है, वो मुझे करके, सम मतलब प्लस करना है, इन दोनों को डिफरेंस मतलब माइनस करना है, वो आंसर आप मुझे बताओ। फिर कह रहे डिजिटल सम बताओ क्या हो जाएगा, चाहे वो लार्जेस्ट नंबर है चाहे स्मॉलेस्ट नंबर है। डिजिटल सम, डिजिटल सम क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे 0 5 0 4 5 6 7 5 है, इसका डिजिटल सम निकाला है, मतलब इन सभी को ऐड करना है। 0 + 4 4, 4 में 5 ऐड के 9, 9 में ऐड के 6 15, 15 में ऐड के 7 22, 22 में 5 ऐड के 27, 2 में 7। जब तक एक डिजिट ना बन जाए तब तक ऐड करते जाओ, तो हमारे पास डिजिटल सम कितना आ गया 9। उसी तरीके से तो ये नंबर है, इसका सभी को ऐड करो, जब तक इस तरह से सिंगल डिजिट ना आ जाए तब तक आपका आंसर खत्म नहीं होगा। तो ये जो आपके पास आएगा ये आपका डिजिटल सम आ गया। तो जो लार्जेस्ट नंबर है उसका डिजिटल सम क्या होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। फिलहाल करेंगे वीडियो को एंड, आपने वीडियो को शेयर करना है। और थैंक यू, जय हिंद।